दोस्तों नमस्कार। द संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी और दोस्तों जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी अपनी जो कर रहे होंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी की, जिसमें अपन स्पेशल ग्रुप डी की रणनीति लेके आए हैं कि ग्रुप डी की एग्जाम के लिए अपनी क्या अप्रोच होनी चाहिए, एक सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक सही दिशा क्या होनी चाहिए, जिससे अपना एग्जाम जो हो वो पहली बार में उस एग्जाम को अपन क्लियर कर पाए और एक नौकरी जिसकी तलाश में अपन है वो ले पाए, वो प्राप्त कर पाए, है ना। तो देखिए दोस्तों, ग्रुप डी की जो रणनीति है वो पूरी है और कैसे अपन 75 नंबर ला सकते हैं इस एग्जाम में, कैसे 75 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि जो कट ऑफ है वो भी लगभग आप मान के चलिए 75 जाएगा इस बार, है ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें ये उठता है कि सर इसमें जो सब्जेक्ट आएंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने नंबर के आएंगे, है ना। ठीक है, देखो ऊपर लिखा हुआ भी है। देखो सबसे पहला सब्जेक्ट दोस्तों मैथ्स। कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों इसके? 25 क्वेश्चन होंगे, जो कितने नंबर के होंगे तो 25 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे दोस्तों? 25 नंबर का आपको मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, मैथ्स पूछा जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट दोस्तों रीजनिंग। दूसरा सब्जेक्ट क्या दोस्तों? रीजनिंग, जो कि 25 की नहीं होते हुए 30 की है। यहाँ पे ये बात बड़ी ध्यान देने में योग्य है कि ये बात 30 नंबर की जो है वो रीजनिंग आएगी दोस्तों, 30 नंबर की रीजनिंग। और उसके बाद फिर साइंस जो है, जिसको अपन विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, वो पूछा जाएगा दोस्तों 25 नंबर का। उसके बाद फिर करंट अफेयर और जीके, जिन्होंने भी रेलवे की पहले एग्जाम दी होगी वो करंट अफेयर और जीके जीएस का महत्व जानते होंगे कि सिलेक्शन में कितना बड़ा रोल जीके जीएस रखता है। ठीक है, अपन अब देखने वाले आगे, है ना। और ये जो एग्जाम होती है ये 100 नंबर की होगी दोस्तों, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर की होगी। समय जो आपके पास रहेगा वो 90 मिनट रहेगा। समय जो रहेगा 90 मिनट रहेगा, मतलब आपको 1.5 घंटे में पूरे 100 क्वेश्चन तक पहुंचना होगा, 100 क्वेश्चन को हल करने का एक प्रयास करना होगा, और वो भी एक स्मार्ट अप्रोच के साथ कि आप 100 क्वेश्चन तक पहुंच भी पाए और उसको हल भी कर पाए, और उसमें से जो कठिन क्वेश्चन है उसको स्किप कर पाए। ये सब कला आप मॉक टेस्ट के माध्यम से सीखोगे, है ना। ये अभी सिर्फ अपने को ये देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, कितने नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें देखते हैं मैथ्स। क्या देखते हैं दोस्तों? सबसे पहले इसमें देखते हैं मैथ्स, कि मैथ्स के कितने टॉपिक्स आएंगे और किस प्रकार से आएंगे, है ना। ठीक है, देखो मैथ्स में जो टॉपिक्स है, मैथ्स में अपन 3 पिलर्स पे बात करेंगे। पहला होगा अपने टॉपिक सिलेबस के बारे में बात करेंगे, फिर उसको अच्छा किस प्रकार से किया जा सकता है, और एक बार कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, एक सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन टॉपिक देख रहे हैं संख्या पद्धति। पिछली बार संख्या पद्धति से 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे दोस्तों। फिर उसके बाद दशमलव भिन्न देख सकते हैं अपन, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत हो, फिर समय कार्य हो, समय दूरी हो, क्षेत्रमिति हो, है ना, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, उसके बाद फिर बीजगणित अलजेब्रा जिसे अपन बोलते हैं, उसके बाद फिर बहुपद। अमूमन क्या होता है, बहुपद जैसे टॉपिक्स अपन स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि शायद आएगा कि नहीं आएगा, पर इससे जब 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है मेरिट पे, कहीं ना कहीं कट ऑफ पे। ठीक है, उसके बाद फिर ज्यामिति हो, फिर त्रिकोणमिति हो, उसके बाद फिर लाभ हानि हो, फिर डीआई हो, उसके बाद फिर प्रायिकता हो, फिर सरलीकरण के वो क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए जो बोर्ड मार्क्स पे आधारित है। ग्रुप डी के एक स्पेशल जब आप उठा के देखोगे तो अपने सरलीकरण जो सिंप्लीफिकेशन आता है उसमें बोर्ड मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए और बार बार हर शिफ्ट में दिए गए। उसके बाद फिर नल टंकी, उसके बाद फिर बोर्ड मार्क्स के नियम, ये की बात है सरलीकरण हो या फिर बोर्ड मार्क्स का नियम, है ना। उसके बाद फिर औसत के बहुत सारे क्वेश्चन, आयु संबंधित क्वेश्चन, विविध के कुछ क्वेश्चन, है ना, विविध के कुछ क्वेश्चन जो स्पेशल ट्रिक में हुए या किसी से मतलब कभी कभी क्या होता है श्रृंखला के जो क्वेश्चन है वो मैथ्स में पूछ लिए तो उनको विविध में डाल दिया गया, है ना। तो इस प्रकार से आपके ये मैथ्स के कुछ टॉपिक है जिनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार में, है ना, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। उसके बाद फिर इसको वीडियो को रोक के फिर आप इसको नोट डाउन करना, इसको लिखना। ठीक है, अब मैथ्स को अपन अच्छा कैसे कर सकते हैं सर? मैथ्स को अच्छा करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या होगी सर? देखो मैथ्स में अपने को हर व्यक्ति अपन एक्सपर्ट नहीं आते बिल्कुल कि अपन मैथ्स पूरा आता ही है अपने को। किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत है, किसी को गुणा करने में दिक्कत है, किसी को भाग करने में दिक्कत है, बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले अपन जो पूरी इमारत बनाए, बिल्डिंग बनाए, तो उसका जो आधार हो, नींव हो, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और मजबूत करने के लिए मैथ्स के जो बेसिक्स चीजें हैं वो अपने को अच्छी तरीके से आनी चाहिए।
अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो या आप ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हो, तो ये 3-4 चीजें आपको डेली बेसिस पे याद होनी चाहिए और रटना चाहिए इनको, है ना। रटने का एक प्रयास आपको करना चाहिए, ठीक है। देखिए अब वर्ग यहाँ पे याद होने चाहिए आपको कम से कम, ये क्या है दोस्तों, कम से कम, कम से कम वर्ग आपको होने चाहिए याद, कम से कम 30 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए, और 30 के ऊपर, 50 तक हो जाए तो और अच्छा, पर 30 के ऊपर जो भी हो वो वर्ग आपको निकालते आना चाहिए, एक ट्रिक के माध्यम से आपको निकालते हुए आना चाहिए। उसके बाद फिर आप घन याद कर रहे हो 20 तक, आपको 20 तक के घन याद होने चाहिए, उनको निकालने की ट्रिक्स याद होनी चाहिए। आप 19 का कभी भूल ही जाओ तो आप निकाल पाओ फटाक से और बता पाओ। पहाड़े 20 तक सबको रहते ही हैं, स्कूलों में अपन ने 20 तक याद की है, पर 20 तक से काम नहीं चलता है, 25 का तक भी याद होने चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, कहीं 22 का गुणा, कहीं 23 का गुणा, तो क्या होता है 25 तक याद है तो फिर और थोड़ा सा अपन एक्स्ट्रा एफर्ट लगा पाते, दूसरे लोगों से अपन आगे निकल पाते कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा, प्रतिशत से भिन्न, प्रतिशत से भिन्न जैसे अगर किसी ने दे दिया कि 20% है, 20% है, ठीक है, तो आपको प्रतिशत टू फ्रैक्शन जाते हुए आना चाहिए भाई, किसको आप बता पाओ कि ये 1/5 होता है। सर कितना होता है, 1/5 होता है। अगर आप किसी ने बोल दिया 25%, तो आपको देखते से ही पता होना चाहिए कि 1/4 होता है। ये कैसे होगा, सबसे पहला प्रतिशत जो चैप्टर है और एक चैप्टर है अनुपात समानुपात, 2 चैप्टर पे पूरे अर्थमेटिक की गाड़ी चलती है। अर्थमेटिक अच्छा कीजिए, कैलकुलेशन अच्छा कीजिए, फिर एडवांस के कुछ टॉपिक्स जिन पे स्पेशल, जैसे क्षेत्रमिति है, ज्यामिति है, उसके बाद फिर संख्या पद्धति है, इन पे कुछ विशेष जोर देके आप इनको सबसे पहले कवर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं पूरा अपन ने ये देख लिया। देखो सबसे पहले अपने को जो सिलेबस दिया उसके कॉन्सेप्ट देखें अपन, सबसे पहले क्या देखें, उसके कॉन्सेप्ट देखें। अब जैसे अपन ने एक टॉपिक पढ़ा, उसमें से कुछ चीजें नहीं बन रही है, कुछ बन रही है, तो उनको हाईलाइट करें अपन की कौन सी चीज नहीं बन रही है, उसको टारगेट करें। भागे नहीं, कभी भी अपन ये नहीं सोचे कि ये क्वेश्चन कठिन है इससे भाग जाओ, ये थोड़ा सा अपने को इसमें ट्रिक समझ में नहीं आई इससे भाग जाओ। कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक, कॉन्सेप्ट के साथ अपन ट्रिक को भी लेके चल रहे हो, और कॉन्सेप्ट याद, उसके बाद फिर इसको वीकली रिवाइज भी कर रहे हो आप। कोई ट्रिक भी है तो उसको वीकली रिवाइज भी कर रहे हो आप, हफ्ते में एक बार उसको देख ले रहे हो, नहीं तो पता लगे अपन ट्रिक ही भूल जाए, है ना। रटना और समझना 2 चीज होती है, एक समझना और एक होता है रटना। शुरू होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप मैथ्स में आप बता पाओ, प्रतिशत से फ्रैक्शन निकाल पाओ। देखो 2 चीज होती है मैथ्स में, एक समझना, एक कोई से भी कॉन्सेप्ट को आपने समझना, उसके अलावा होता है एक रटना, एक होता है रटना। आप एक कोई से भी कॉन्सेप्ट को, एक चैप्टर को पूरा आपने उसको समझ लिया, उसकी ट्रिक्स को याद कर लिया अच्छे तरीके से। समझने पे जितना जोर दोगे, समझ आधारित आप एमसीक्यू कर रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो, तो आपको वो फायदा देगा। रटना आपको कभी भी फायदा नहीं देगा दोस्तों, रटना आपको कभी फायदा नहीं देगा। जो लोग रटते हैं उनके एग्जाम्स नहीं निकलती है, जो लोग समझते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, वो लोग एग्जाम जल्दी निकाल पाते हैं। जैसे अपन देखते हैं ना, कभी कभी वो तो आया ही था भैया, बेसिक ही कर रहे थे, 6 महीने में नौकरी लेके निकल गए। तो क्यों निकल के लेके चले गए नौकरी? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट अच्छे थे भाई, कॉन्सेप्ट जल्दी बिल्ड करे, अच्छी कैलकुलेशन थी, जल्दी जल्दी मैथ्स रीजनिंग सीख के निकल गए भाई साहब, है ना। देखो उसके बाद फिर रिवीजन, मोस्ट इंपोर्टेंट है रिवीजन। जैसे अपन किसी का भी अपन ने वीडियो कोर्स ले लिया या कुछ भी कर, तो अपन क्या करते हैं, लिखते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, उनकी एक अप्रोच को अपन फॉलो करते हैं कि उनकी एक अप्रोच है, अपन उनको देख देख के वही अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, अपनी अप्रोच बनाए और उसके बाद फिर वो अप्रोच को जब सीख ले, जैसे अपन ने कोई ट्रिक बताई है, अपन ने सीख ली, तो उस ट्रिक को इस प्रकार से अपन रिवाइज भी करें, हफ्ते में एक बार उसको रिवीजन करें, या फिर मंथली एक बार उस पूरे चैप्टर को, जैसे अपन ने मंथली पढ़ा है तो उसको पूरा मंथली 3 चैप्टर इस बार अपन ने एक मंथ में पढ़े, जैसे तो अपन 3 ही चैप्टर को पूरा रिवाइज करते हुए नजर आए। सब सब्जेक्ट में ये लागू होता है कि कॉन्सेप्ट हो, उसके बाद फिर एमसीक्यू हो, आपके पास कोई सी भी पुस्तक हो जिसमें थोड़े इजी क्वेश्चन दिए हो, है ना, जिसमें थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन दिए हो मैथ्स में, वहां से आप शुरुआत कीजिए कि आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया है तो वो इजी क्वेश्चन आप 50-60 लगाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद फिर आप निकालिए पीवाईक्यू। क्या निकालिए दोस्तों? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उस चैप्टर के, लगभग आप 50-60 क्वेश्चन ये करते हुए नजर आए।
उसके बाद PYQ जो है लगभग एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन, एक चैप्टर के लगभग 100 क्वेश्चन 1 या 2 दिन में 50-50। शुरुआत में आप शुरुआत कीजिए कि 50-50 क्वेश्चन, 60-60 क्वेश्चन एक दिन में आप लगा रहे हो सरल, फिर PYQ पे जाए तो 20-30 क्वेश्चन एक दिन में लगाते हुए इस प्रकार से आप काम कर सकते हो। ठीक है, मैथ से इस प्रकार से आपका अच्छा होगा, 100% होगा। ठीक है, अब बात अपन रीजनिंग पे करते हैं। ठीक है, अब बात अपन किस पे करते हैं दोस्तों, रीजनिंग पे करते हैं। ठीक है, अब रीजनिंग के कुछ ये चैप्टर्स जो आप देख रहे हो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, दिशा निर्देशन है, जैसे डायरेक्शन वाला है जो, उसके बाद फिर अपन रक्त संबंध देखते हैं, फिर सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं, श्रृंखला देखते हैं, उसके बाद समानता देखते हैं, उसके बाद फिर वर्गीकरण, क्रम, ये टॉपिक्स पूरे बहुत सारे है ना। ये आप एक बार देख लेना आराम से वीडियो को रोक के और ये टॉपिक नोट करना आराम से, है ना। और रीजनिंग को अच्छा कैसे किया जा सकता है, रीजनिंग को कैसे समय दिया जा सकता है। ठीक है, रीजनिंग में अपने कॉन्सेप्ट देखे अपन ने। ठीक है, मान लो अपने को कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, तो इसमें याद करने योग्य क्या है कि सर A से Z तक अपने को ये चीजें याद करना है, इसको लिख लिया। फिर कुछ कॉन्सेप्ट जो अपने क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस में आप कहीं से भी देख के वो कॉन्सेप्ट सीख लें, टाइप सीख लें, उसके कौन कौन से टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उन टाइप के हिसाब से PYQ लगाएं दोस्तों। क्या लगाएं, PYQ। और ये PYQ के आपके खुद से होने चाहिए, खुद से लगाएं आप, खुद से, ये आप खुद लगाएं। क्यों होता क्या है कि अपन कोई PYQ सॉल्व कर रहा है तो उसके पास बैठ जाएंगे, भैया ये अपन सॉल्व कर रहे हैं, या फिर अपन किसी की वीडियो देखेंगे बढ़िया कि हाँ सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं, अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अपनी अप्रोच, अपनी प्रैक्टिस, ये अपना सिलेक्शन दिलवाती है। वहां पे जाके अपन जब पेपर में बैठते हैं तो अपने को अपनी अप्रोच पता रहती है कि अपने को ये क्वेश्चन अपने से बनता नहीं है, कि सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन इतना बड़ा सा 8-9 लोग बैठाना अपने से नहीं बनता है, हमेशा अपन 4-5 मिनट लगा देते थे, तो इसको नहीं करना है, स्किप करना है। ये सारी चीजें कब आती है, जब अपन खुद यहाँ बैठ के क्या लगा रहा हूँ, PYQ लगा रहे हूँ, या फिर मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हुए नजर आ रहे हूँ। ये 19 टॉपिक आपके दोस्तों 30 नंबर के हैं। ये 19 टॉपिक आपके 30 नंबर दिलवाएंगे आपको NTP ग्रुप डी और रेलवे की जो अन्य एग्जाम है उसमें अलग अलग नंबर का पूछा जाता है, पर जो सिलेबस है वो भी ये सेम ही है। अगर आप ये कर लोगे तो NTPC का भी कर पाओगे, है ना। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन और नंबर जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, रीजनिंग की ये आपकी बहुत शानदार स्ट्रेटजी। उसके बाद फिर अपन आ जाते हैं, उसके बाद फिर GK GS वाले पार्ट पे, है ना। GK GS वाले पार्ट पे अगर आ जाते हैं तो ये कितने नंबर का पूछा जाएगा, 20। कितने नंबर का पूछा जाएगा, लगभग 20 नंबर का ही पूछा जाएगा। अब उसमें बायोलॉजी सबसे पहले, है ना, उसमें अपन देखते हैं बायोलॉजी, है ना। GK GS मतलब साइंस भी इसमें आ चुका है ना। GK GS मतलब अपन साइंस मिला के बात कर रहे हैं ना। GK GS वाला जो पोर्शन होगा वो कितना होगा, 20 तो ये होंगे पर 25 ही होंगे, लगभग ये आपको 45 नंबर दिला के जाएगा। कितने नंबर दिला के जाएगा, 45 नंबर, जो 25 नंबर साइंस और बाकी 20 नंबर का जो होगा वो GK होगा, है ना। उसके बाद फिर अपन केमिस्ट्री देख रहे हैं, उसके बाद अपन फिजिक्स देख रहे हैं, फिर अपन पॉलिटी देख रहे हैं, ज्योग्राफी देख रहे हैं, हिस्ट्री देख रहे हैं, है ना, इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, स्टैटिक GK देख रहे हैं। उसके बाद फिर करंट अफेयर देख रहे हैं, है ना। करंट अफेयर के लिए जैसे आप स्पीडी वगैरह है तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर लगभग आपको 1 साल का याद होना चाहिए। 1 साल का जो भी रेलवे से संबंधित है, अगर रेलवे का बजट कितना है, रेलवे से संबंधित कुछ भी चीजें आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, रेलवे ग्रुप भी हो या NTPC हो, इस टाइप के एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो है, ये जैसे स्टैटिक GK तो ये रटने वाली चीज हो जाती है। करंट अफेयर लगभग रटने वाली चीज हो जाती है। तो इन चीजों को जहाँ रटना है अपने को वहां पर रट भी सकते हैं। जैसे कुछ चीजें इसमें आ जाती है, अपने पॉलिटी में देखते हैं अपन अनुच्छेद रट रहे हैं, अनुसूची रट रहे हैं, तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है, इनको याद करें, 1-2 बार रिवाइज करें। उसके बाद फिर इनके MCQ लगाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन MCQ लगाए, जैसे पॉलिटी के 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप GS भी कर सकते हो कंप्लीट। कहाँ से कौन सी पुस्तकें हो सकती है, रेफरेंस बुक क्या हो सकती है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में अगर आप टाइप करोगे तो इस पे फिर और भी वीडियोस बनाई जा सकती है। ठीक है, जैसे अपन बात कर रहे हैं GK की बात कर रहे हैं, करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, फिर GS की बात कर रहे हैं ना, जनरल स्टडी की जो बात कर रहे हैं, ये सब के अंतर्गत जो आता है वो ये पूरा मटेरियल आता है दोस्तों। ठीक है, ये नंबर्स लिखे गए जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जो पूछे गए थे ना ग्रुप डी में, वो लिखे गए कि कितने कितने नंबर का पूछा गया। जैसे इकोनॉमिक्स है तो ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 1-2 नंबर का पूछेगा तो इसके 200-400 क्वेश्चन ही अगर आपने एक बार पलटा लिया तो भी काम हो जाएगा, मतलब पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। ठीक है, अब आगे अपन जाते हैं सही तरीका क्या हो सकता है। अपन अब पूरे का तो देख चुके हैं, है ना, पूरे
जो सब्जेक्ट है उनका तो अपन देख चुके हैं, ठीक है। अपन अब देखेंगे कि सही तरीका क्या हो सकता है, एक सही डायरेक्शन क्या हो सकती है, सही तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले अपने मुट्ठी में क्या हो, सिलेबस। अपन पूरा सिलेबस में अपनी कमांड हो दोस्तों, पूरे सिलेबस में अपनी कमांड हो। दूसरी बात, उसके PYQ अपन बहुत सारे जानते हो कि रेलवे कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद फिर पहले अपन क्या करते थे, पहले अपन ऐसे पढ़ते थे कि आज हमको 6 घंटे पढ़ना है, पर वो वाला कॉन्सेप्ट अब जो है वो चलता ही नहीं। अब चलता है कि आप एक टारगेट बनाओ, सुबह से एक टारगेट बनाया अपन ने कि ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। आज हम परसेंटेज के 50 क्वेश्चन लगाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर आज हम इंग्लिश में ये उठाएंगे, हिंदी में ये उठाएंगे, अलग अलग जो भी एग्जाम के लिए अपन टारगेट कर सकते हैं, साइंस के लिए अपन अलग उठाएंगे, अलग अलग जो भी अपन रणनीति बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेट द टारगेट, एक सेट करें और फिर उस पे अपन काम करें भाई, ठीक है। अपन काम करें, ये बना हुआ है भाई तीर का निशान, ठीक है। अर्जुन के तीर सा अपना लक्ष्य होना चाहिए और हौसला अपना सीमा पर खड़े वीर सा होना चाहिए भाई, है ना। उसके बाद फिर अपन सप्ताह में और मंथली, है ना, मंथली अपन रिवाइज करते हुए नजर आए, वीकली और मंथली अपन एक टारगेट भी बनाए, उसके बाद फिर उनको रिवाइज भी करें, है ना, रिवाइज भी करें। उसके बाद फिर एक टारगेट बनाया था अपन ने, इतना तक अपन ने इस हफ्ते में बनाया था कि मैथ्स के 4 टॉपिक अपने कंप्लीट करना है, और फिर उसको एक बार अपन ने मंथली भी रिवाइज किया, एक बार वीकली रिवाइज किया, फिर मंथली एक बार पूरा देखा कि अपन ने इस बार मंथली में 4-5 फिर टॉपिक वाइज PYQ लगाते हुए नजर आए। अपन मिक्स PYQ लगाए, है ना, मिक्स PYQ ऊपर लगाए। फिर उसके बाद फिर अपन टॉपिक वाइज आए कि आज प्रतिशत तो प्रतिशत के टॉपिक वाइज PYQ लगा रहे हैं ना। और ये सब सब्जेक्ट के लिए है ना, मैथ्स के लिए नहीं, सब सब्जेक्ट के लिए, GK GS में भी, साइंस में भी, ठीक है। और फिर अपन जब मॉक टेस्ट लगाएं, जब मॉक टेस्ट लगाते हुए नजर आए तो उनमें जो गलतियां हुई है अपने को, ये चैप्टर में भैया ज्यामिति में अपने को कुछ नहीं आता है, ज्यामिति के 4 क्वेश्चन आए थे और अपन ने पूरे गलत कर दिए, तो उनको अपन अपनी प्रायोरिटी में सेट करेंगे। नहीं, इस हफ्ते में अपन ये 4 टॉपिक होंगे जो अपन प्रायोरिटी से पढ़ते हुए नजर आएंगे, और उनको मिस्टेक अपनी जो एनालिसिस करे, पूरी मिस्टेक की एनालिसिस करे कि ये यहाँ पे हमसे गलती हुई, और गलती को सुधार करके फिर इंप्रूव करके और आगे के टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह दें। यही सबसे सही तरीका, और जो भी एग्जाम्स आप की तैयारी कर रहे हो उसमें सबसे सटीक फॉर्मूला ये बैठेगा भाई, ठीक है। अब आते हैं अपन स्पेशल इसको निकाल के मैंने इस सेक्शन को लेके आया हूँ साइंस को भाई, है ना। साइंस के नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां देख चुके हैं, कितने नंबर का आता है, कैसे आता है, ठीक है। पर एक रणनीति के तौर पर अगर अपन बताना चाहें, साइंस में सबसे ज्यादा नंबर कैसे लाए जा सकते हैं साइंस में, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, रटना जानते हैं कि रट लेंगे हम, ये पुस्तक रट लेंगे, वो पुस्तक रट लेंगे। जब तक आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे, जब तक एग्जामिनर आपको कहीं से भी किसी प्रकार से भी घुमा सकता है, तो उसके लिए अपने को उसकी जो मेन जड़ है वो पकड़ना पड़ेगा, और वो है NCERT। क्या है दोस्तों? NCERT। आप NCERT की जो पुस्तकें हैं, 9वीं की हो, 10वीं की हो, 9वीं 10वीं अगर आपके पास ज़्यादा थोड़ा सा अगर लगे ऐसा समय, अगर और कॉन्सेप्ट ज़्यादा, साइंस थोड़ा ज़्यादा कमजोर हो, तो आप 7वीं 8वीं की भी एक पुस्तकें उठा के देख सकते हो। लेटेस्ट वाली जो 9वीं और 10वीं की NCERT आई है वो तो आपको करना ही है, ठीक है। NCERT में से पॉइंट निकालें, NCERT में पॉइंट निकाल के और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए। ऐसा नहीं कि यहाँ से अपन नोट्स ले लेंगे, वो PDF हमारे पास रखी हुई है उससे पढ़ लेंगे, वैसे सिलेक्शन नहीं होता। अपना प्रॉपर आपके पास नोट्स पूरे होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के नोट्स आप प्रॉपर बनाए हुए होने चाहिए आपके पास। ये एग्जाम डेट नहीं आए उससे पहले आपको करना है, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी आपसे ये हो सके कि आप पूरे नोट्स बना के उनको कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर लें। कितनी बार रिवाइज कर ले? 3 से 4 बार। अगर कोई चीज समझ में भी नहीं आ रही तो उसको भी 4 बार 5 बार रिवाइज करें, उसके कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे ढूंढे, कहीं से भी कैसे भी करके टिकड़ी में लगा के भाई करना है अपने को, कुल मिला के ये टॉपिक्स कंप्लीट। फिर उसके प्रैक्टिस करें, PYQ निकाले, कहीं से भी MCQ निकाले। बहुत सारी पुस्तकें आती है जो PYQ को देती है। उसके बाद फिर MCQ भी कर सकते हैं अपन, इंटरनेट के माध्यम से भी अपन बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद AI के माध्यम से निकाल सकते हैं, AI के माध्यम से निकाल सकते हैं कि अपन AI पे सर्च कर रहे हो, ChatGPT के माध्यम से निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन निकालने के, प्रैक्टिस करने के, मेहनत करने के भाई साहब, है ना। ये अगर आप फॉलो करते हो तो आपके साइंस में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। और अगर रेलवे बोर्ड कहता है 10वीं लेवल का साइंस पूछेंगे अगर, तो 10वीं ही लेवल का पूछेंगे। वो कभी भी 11वीं के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते कि 11वीं,
है ना। 10वीं तक का पूछेगा, मतलब 10वीं तक का पूछेगा। लाइन वाइज एनसीईआरटी से क्वेश्चंस थे पिछली बार। जिन लोगों ने एनसीईआरटी को हाईलाइट कर करके पढ़ के गए थे, वो 25 में से 23-24 नंबर ला पाए थे उस टाइम पे, ठीक है। और साइज के कारण नौकरी भी ले पाए थे भाई, है ना। उसके बाद फिर अपन कितने नंबर का टारगेट रखें सर, ठीक है। तो टारगेट हमेशा अपने को बड़ा होना चाहिए कि नहीं, बड़ा टारगेट रखें कि नहीं भाई साहब हम इतने नंबर लेके आएंगे। तो लगभग आपको 75 से 80 नंबर, 75 से 80 नंबर का टारगेट होना चाहिए आपका। 75 से 80 नंबर का जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि अपन 75-80 नंबर ले आएंगे। ऐसा सोच के अपन तैयारी करेंगे, पिछली बार तो कट ऑफ 60 ही गई थी, ये अपने इस जोन में भरा था, इसकी तो 65 ही गई थी, 65 ही गई थी, 66 ही गई थी। इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो नहीं होगा, है ना। अपने को टारगेट रखना पड़ेगा 75-80 नंबर अपने को उस एग्जाम में लाना है, ठीक है। कोई सी भी एग्जाम हो, अब अपने को एक ही टारगेट रखना है कि 75% या 80% उसमें लाना, ठीक है दोस्तों। 75 से 80 नंबर आपके होने चाहिए और विद नेगेटिव मार्किंग। ये आपके नेगेटिव मार्किंग के बाद के मार्क्स होने चाहिए कि आपके कट पिट के 75 आ रहे हो या 75-80 के बीच में नंबर्स आ रहे हो, तब तो आपको माना जाएगा ग्रुप डी का सिकंदर, ठीक है दोस्तों। ये मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएंगे इस तैयारी में दोस्तों। पढ़े इनको, मत कर निराशा की बातें, जीवन सफल की आशा है और कर्तव्य कर्म करते जाओ, ये जीवन की परिभाषा है दोस्तों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा दोस्तों। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी तैयारी के लिए। संकल्प एकेडमी आपके साथ दृढ़ संकल्पित है आपकी तैयारी को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।